नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन प्रज्ञा और उनकी टीम ग्राउंड ज़ीरो पे है। लगातार आप वहाँ से खबरें सुन रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने सात समुंदर पार झंडे गाड़े, ये भी खबरें गोदी मीडिया दे रहा होगा। दूसरी ओर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ते हुए कहा कि किसानों को रोड पे चलने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी मांग मांगने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, उनके रास्ते पे अवरुद्ध करने का अधिकार आपको किसने दिया? और जब आप ये स्टोरी यानी ये वीडियो देख रहे होंगे तब यानी गुरुवार को तलब किया है, स्टेटस रिपोर्ट माँगी है पंजाब हरियाणा सरकार को। पंजाब सरकार ने कहा कि ये शांतिपूर्वक जा रहे थे इसलिए हमने जाने दिया। हरियाणा सरकार ने आरोप लगाया कि इनके पास हथियार है। पंजाब सरकार ने कहा कि बिल्कुल नहीं है, शांतिपूर्ण रूप से जा रहे हैं। इंटरनेट बंद है, 140 धारा लगी है, ये सब अराजकता मची हुई है। हाई कोर्ट ने तो कम से कम टिप्पणी की। आगे क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाता है। शंभू बॉर्डर एक ऐसा कुरुक्षेत्र बन गया है, जहाँ मानो भारत पाकिस्तान की सीमा हो और किसान पाकिस्तानी हो। सोशल मीडिया पे एक नरेशन चल रहा है कि किसान सधन किसान हैं, इनकी गाड़ियों के फ़ोटो छप रहे हैं। तो कोई कहता है कि ये किसान ही नहीं है, ये फर्जी है। कोई कहता है कि बिहार, यूपी का किसान क्यों नहीं आंदोलित होता? बिहार का किसान बहुत दूर है। जब भी दिल्ली में रैली करनी होती तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से ही लोग आते हैं। पिछली बार उत्तर प्रदेश से भी आए थे। इस बार कई उत्तर प्रदेश के नेताओं को हिरासत में ले लिया है। लेकिन तमिलनाडु का किसान बेचारा आएगा भी तो 20-25 की टोली में आएगा। लेकिन तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ गाँव-गाँव किसान अपने इन किसान भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, लेकिन दिखाएगा कौन? गोदी मीडिया जो बैठा। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं प्रज्ञा जी के चैनल पे, तो हम कोई ऐसी ऑफबीट स्टोरी उठाते हैं, जो जनरली आपके नज़र से निकल जाती हैं या गोदी मीडिया के चलते वो सामने नहीं आती। हाल ही में प्रधानमंत्री जी जब गांधीनगर गए थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि जो मुझ पे आरोप लगता है कि मैं अलग-अलग योजनाएँ लाता हूँ और लाभार्थी खड़े कर देता हूँ और रेवड़ीज़ बाँटता हूँ। तो मैं तो जिन लाभार्थियों के वज को लाभ पहुँचाता हूँ, वो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, गरीब है। यदि इन्हें लाभ पहुँचता होगा तो मैं ये चाहे किसको बुरा लगे या अच्छा लगे, ये मैं करता रहूँगा। ये बात उन्होंने फिर पार्लियामेंट में रिपीट की। जब 5 किलो अनाज की बात हुई, उन्होंने कहा कि ये गरीबी रेखा के ऊपर आ रहे लोग हैं, इन्हें फिर पे गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाने देंगे, इसलिए मैंने 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। ये हास्यास्पद है कि जो गरीबी रेखा के ऊपर आता है, वो अपने बलबूते पे आता है। उसको टेका लगा कि यदि सरकार गरीबी रेखा के ऊपर लोगों को लाना है ला रहे हैं, तो फिर ये 25 करोड़ जो जनता गरीबी के ऊपर आ रही है, जो आंकड़ा प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो शायद ऐसे ही टेकू वाला है। टेकू हटा, बैसाखी हटी, वो फिर उस लाइन में आए। तो ये जबरिया मिडल क्लास बनाए गए लोग हैं, ऐसा लगता है। लेकिन आज हम उसी दलित की बात करेंगे और वो बात दलित की ही नहीं, उसी राज्य की करेंगे जहाँ 35 साल से राम राज्य है और 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, राज्य गुजरात। जिस गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस गुजरात में पिछले 35 साल से भाजपा सरकार है। भाजपा तो राम राज्य लाती है, तो 35 साल में तो राम राज्य लाए होंगे। वहाँ की खबर है, चंदनदास गाँव का एक वाकया है। ये चंदनदास गाँव कोई बहुत इंटीरियर में नहीं है, गांधीनगर जिले में ही है, जहाँ राजधानी है गुजरात की। चंदनदास गाँव में एक दूल्हा अपनी बारात लेके घोड़ी से जा रहा था, साथ में डीजे चल रहा था, मोटरसाइकिल से कुछ लोग आते हैं, वो उसे पहले रोकते हैं, फिर कहते हैं कि तुम घोड़ी पे बैठने की हिम्मत कैसे की? तेरे औकात क्या है जो घोड़ी पे बैठे? अपने औकात में रहा करो। तुम्हें पता है ना इस गाँव में घोड़ी पे बैठने का अधिकार सिर्फ़ ठाकरों का है। ठाकर, ठाकुर नहीं, ठाकर का। और
फिर वो डीजे वाले को भी धमकाते हैं। जब कुछ परिवार के लोग आते हैं तो हाथापाई होती है, परिवार के लोगों को लपड़ पड़ते हैं। उसे घोड़ी से उतारा जाता है, घोड़ी वाले को और डीजे वाले को धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अपने औकात में रहो। अमृतकाल का समय है, डबल इंजन की सरकार है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होती है और फिर पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट होती है, तो पुलिस 4 लोगों को पकड़ते हैं, जो मोटरसाइकिल पे आए थे और इनके साथ मार-पीट करके गए। उसमें एक शैलेश ठाकुर, फिर जयेश, समीर, अश्विन ठाकुर, ये चारों ठाकुर कम्युनिटी के हैं, जो वहाँ ओबीसी में आते हैं। ये हाल गुजरात का नया नहीं है। कई अंधभक्त कहते हैं कि आपको कोई एक ऑफबीट स्टोरी मिलती है और आप उसी को हाइलाइट करके बताते हो कि पूरा गुजरात में ऐसा चल रहा है। गुजरात में सबसे ज़्यादा दलितों की कंप्लेंट यही है कि घोड़ी पे बारात निकालने नहीं देते, पुलिस प्रोटेक्शन में बारात निकालनी पड़ती है। अभी-अभी पिछली बार गॉगल पहनने पे एक दुल्हा एक पीटा था आदिवासी युवक क्योंकि उसको गॉगल नहीं पहनना था। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आई, उसके पहले जब शिवराज सिंह की चौहान थी, तो एक आदिवासी व्यक्ति के मुँह पे पेशाब करने का वीडियो सामने आया था। उसके बाद उस आदमी का ही नहीं, उस विधायक का भी टिकट कट गया था। बहुत लीपापोती करने का बात हुई, लेकिन फिर बीजेपी सत्ता में आई, तो भाजपा के तेवर वही हैं। बजरंग दल के एक नेता ने वहीं मध्य प्रदेश में एक युवक को डंडों-डंडों से पीटा। उसका जब वीडियो बाहर आ गया, तब सरकार हरकत में आई और तब उस पे एक्शन हुई। लेकिन ये एक्शन क्या लीपापोती होती है? क्योंकि एक्शन कड़ी होती, तो शायद एक समझ जाती कि भई ये करने पे बड़ी सज़ा होती है। लेकिन यदि लिपापोती होती, तो ये बार-बार ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं। फिर उस बात को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, तो एक दूसरा वीडियो आया, जहाँ एक आदिवासी युवक को उल्टा नंगा करके टाँगा जाता है, हाथ-पैर बाँधे जाते हैं उसके और बेल्ट से पीटा जाता है और गंदी-गंदी गालियाँ दी जाती हैं। उसको अपने आदिवासी होने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ये वीडियो भी मार्केट में आया, इस पे भी एक्शन हो रही है, लेकिन एक्शन अच्छी होनी चाहिए। यदि इस ठाकुर जो 4 अरेस्ट हो गए, इनकी ज़मानत हो जाती है और इनके ऊपर ऐसी ही धाराएँ लग जाती है और ये केस चलता है सालों-साल और फिर इन्हें भी पता है कि जेल हो भी गई 1 साल की, तो तुरंत वापस भी आ सकते हैं। जब डर ही नहीं किसी बात का, तो फिर क्यों केस लगने पे या एफआईआर डरने पे ये डरेंगे? इसलिए दलितों के उत्पादन उत्पीड़न बार-बार होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि जिस सामाजिक संरचना को लेके भाजपा चल रही है, जिस हिंदुत्व की वो बात करते हैं, जिस मनुस्मृति की वो बात करते हैं, आज वहाँ मुसलमान अवंचित हैं। मतलब मुसलमान नहीं चाहिए। तो कल इस देश से सारे मुसलमान भी बाहर हो जाएँगे। उसके बाद फिर दलितों का उत्पीड़न शुरू होगा, आदिवासियों का उत्पीड़न शुरू होगा। जब वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी सब खत्म हो जाएँगे, फिर ओबीसी को होंगे और अंत में ठाकुर और ब्राह्मण लड़ेंगे, क्योंकि ये सर्वस्व की लड़ाई है। यहाँ वर्ण बड़ा माना जाता है, कर्म से वर्ण होता है, ये तो हमारा वेद भी कहता है, लेकिन वेदों की किसको पड़ी है? यहाँ तो सत्ता, सत्ता का खेल, सत्ता का उपयोग और सवर्ण होने का एक गुरूर, वही गुरूर है। सवर्ण कौन किस पे है? ये ओबीसी है, तो ये दलितों पे सवर्ण है। ओबीसीयों पे ठाकुर सवर्ण है, ठाकुर पे ठाकुर सवर्ण है और ठाकुर पे फिर ब्राह्मण सवर्ण। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन गुजरात में ये हो रहा है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब अब उन्होंने हाल ही में झारखंड में गए, तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया, जिसके लिए 24,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि हम अलॉट कर रहे हैं। ये अभियान कैसे चलाएँगे? प्रधानमंत्री विपक्ष को दलित विरोधी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री ने विपक्ष ने एक उम्मीदवार खड़ा किया। मैंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना चाहा, तो विपक्ष ने उसके खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा किया। इसका मतलब विपक्ष दलित विरोधी है और विपक्ष आदिवासी विरोधी है। तो फिर प्रधानमंत्री ये भी बताए कि जब प्रतिभा पाटिल एक महिला को राष्ट्रपति बना रही थी कांग्रेस, तब बीजेपी ने एक पुरुष को क्यों उनके खिलाफ उतारा था। क्या भाजपा महिला विरोधी है? कतई नहीं। भाजपा में भी कई महिला नेता हैं। राजमाता सिंधिया ने तो भाजपा को सींचा है। सवाल ये है कि ये नरेशन
कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया कि प्रतिभा पाटिल के खिलाफ भैरव सिंह शेखावत उतरे तो ये महिला विरोधी हो गया। वो विचारधारा की लड़ाई है। पुरुष और स्त्री राष्ट्रपति पद के लिए या प्रधानमंत्री के पद के लिए इसमें जाति और धर्म नहीं देखा जाता। मेरे देश का राष्ट्रपति का पद किसी जाति और धर्म का मोहताज नहीं। वहाँ एक काबिल युवक होता है। आपने एक ऐसा दलित समुदाय से व्यक्ति चुना जो काबिल था, वो जीता, वो रहा। आज द्रौपदी मुर्मू जी है और उसकी संघर्ष के लिए हम सैल्यूट करते हैं। वो योग्य व्यक्ति है, तो आई, लेकिन विचारधारा की लड़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने दलित दिया, तो कोई दलित ही उसके खिलाफ खड़ा किया जाएगा। फिर सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ भी सवर्ण था, तो फिर क्या आप दलित विरोधी थे क्या? जब सुशील कुमार शिंदे उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ाई लड़ रहे थे चुनाव लड़ रहे थे, तो वो भी भगत सिंह शेखावत के खिलाफ। तो क्या बीजेपी ठाकुरवादी है, जो दलितों का न्याय? ये कई नरेशन बनाने का प्रयास करता है, लेकिन मोदी जी हैं, जो चाहे वो नरेशन बनाए। लेकिन आज मोदी जी और भाजपा इस बात का जवाब नहीं दे पाएँगे कि उनके गुजरात में ये क्या हो रहा है, उनके मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है, कि वो आज भी दलित और आदिवासी उसी जगह पे रह रहे हैं, जो 1947 में थे या उसके पहले थे। तो फिर अमृत काल किसके लिए? क्या सिर्फ़ अडानी-अंबानी के लिए या सिर्फ़ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।